एक इसी पॉइंट से पैरेलल टू दी अर्थ लाइन जाएगी ऐसे, करेक्ट है, और एक जाएगी लाइन ऑफ साइट। इन दोनों के बीच में अब देखिए ये पैरेलल टू दी अर्थ लाइन हो गई, और यानी ये तो अर्थ ही हो गई, और ये बन गई लाइन ऑफ साइट। इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको सपोज हमने मेंशन किया थीटा से, तो यहाँ थीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जर्वर है नीचे, ऑब्जेक्ट है ऊपर, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, एक बच्चों, ठीक है, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले अपने पास क्या है कि ऑब्जर्वर जो है वो नीचे है और वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो ऑब्जर्वर अगर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एंगल की फॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कैसे है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे होते हो, फिर से देखना, तो इस ये बनती है लाइन ऑफ साइट, एक रे की जिधर आप देख रहे हो। दूसरा जो है उसी पॉइंट से पैरेलल टू दी अर्थ जाती है लाइन, ठीक है, ये रहा। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, दिख रहा है? शायद मेरा हाथ ही दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, फिर भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, रुको, अब सही है, देखो, ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। तो ये हो गई पैरेलल टू दी अर्थ और ये हो गई लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल दोनों के बीच में बनेगा ये है ऑब्जर्वेशन एंगल, और इस ऑब्जर्वेशन एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, करेक्ट। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है बेटा ऊपर, ठीक है, अब जिस भी टेबल पर आप बैठे हो उससे सीधे उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा हुआ है आप उसे देखो, ठीक है, तो वो ऐसे नीचे की तरफ आपको दिखेगा। ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। जहां पर भी आप बैठे हो अपने से नीचे किसी चीज को देखो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं कीबोर्ड को देखता हूं, ये देखिए मैं कीबोर्ड को देख रहा हूं, ध्यान देना, ये मैं कीबोर्ड को देख रहा हूं, तो ये चीज क्या हो गई? ये जा रही है लाइन ऑफ साइट जो कीबोर्ड की तरफ लेके जा रही है। उसी सेम पॉइंट से पैरेलल टू द अर्थ एक लाइन आपको बनानी पड़ी, कहां? आगे की तरफ, ये देखिए पैरेलल टू द अर्थ, ये लाइन बनाई। अब इसके बीच में जो एंगल बना, अब बना एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब ये आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, यहां ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो आप ये सामने की तरफ लाइन बनाएंगे पैरेलल टू द अर्थ। अब आपके पास ये एंगल बनेगा ऑब्जर्वेशन, यहां पर थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो ही एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। रूपांशी सर नहीं दिख रहा, क्या चीज? अभी कुछ समझाया ना कि भाई समझ नहीं पाए, रुको कोई बात नहीं, और क्वेश्चन में देखते हैं, इतना पहले समझ लो। अब एक छोटी सी बात समझो, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब जब ऑब्जर्वेशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब ऑब्जर्वेशन नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देखो कि जो आपका आई लेवल है उससे ऊपर आप जब पंखे को देखोगे तो एलिवेशन बनाओगे, नीचे अगर आप जमीन को देखोगे तो आप डिप्रेशन बनाओगे, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर है। सर थर्ड सिचुएशन नहीं हो सकती जिसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट सेम हाइट पर हो? थर्ड ऑब्जर्वेशन में बेटा जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम पर होते हैं उसे हम बेस मानते हैं, तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, तो वो हम अलग मेथड से उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। थर्ड सिचुएशन है तो सही, बट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच,
तो एक जगह आपको ऊपर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, सेम हाइट पे वाली सिचुएशन नहीं करेंगे, नहीं हो सकती, मतलब कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए रिवर है, रिवर के दोनों किनारे सेम हाइट पर रहते हैं, अब कह रहा है रिवर की विड्थ निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा कि रिवर के एक किनारे पर कोई ना कोई पोल लगाना पड़ेगा, पोल लगा दिया या कोई ट्री ले लिया, ऐसे मान लिया। अब आप उस ट्री के टॉप को देखते हो तो नीचे ये बेस आराम से निकाल लोगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अभी क्वेश्चन आएंगे समझ जाओगे, ठीक है ना। अब आओ सभी सर पेज नंबर 198 पर एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। अब एक एक लाइन में मैथमेटिकल वर्ड का यूज है। देखो पहला क्या कह रहा है, a tower stands vertically on the ground, एक टावर ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड करता है। सपोज ये हो गया आपका ग्राउंड, ऐसे बनाते हो, ऐसे चाहो तो पूरा बना सकते हो, और पूरी फिगर नहीं बनानी, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाई। कह रहे एक टावर है वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब 90 डिग्री है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर के डिस्टेंस पर है, सपोज वो ए है। देखिए मैं पढ़ता जा रहा हूं, ठीक है। A point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। नाप लिया, आप पीछे आ गए। फिर कहता है the angle of elevation of top of the tower found to be 60 degree, find the height of the tower। अब कह रहा है इस पॉइंट से आप टावर के टॉप को ऑब्जर्व करते हो तो कौन सा एंगल बनता है, एलिवेशन। एलिवेशन ने ही ये बताया कि जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो नीचे है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है। तो कह रहा है ऐसा करने से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो अब कह रहा है बताओ इस टावर की हाइट क्या है। अब सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसमें आपको परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, ए बी और सी, ठीक है। अब ये पेपर में लिखना है, लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच, लेट, एक बार मैं लिख दूंगा बाकी फिर नहीं लिखूंगा, लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू स्मॉल एच, ये लेट कर लिया, ये हाइट है। बाकी बीसी भी निकाल के कह सकते हो इट इज अ हाइट, बट मैं क्या करता हूँ जो फाइंड आउट करना होता है सबको वेरिएबल बना देता हूँ, हाइट को एच से, ठीक है, बेस को एक्स से, ऐसे मेंशन करता जाऊंगा। तो इन क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि एक साइड और एक एंगल जरूर होगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर तुम लोग समझो कि ये फिगर कैसे बनी। फिगर हमें खुद बनानी होती है, ठीक है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, और व्हाट इज द टावर, बीसी। वर्टिकली का मतलब 90 डिग्री, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कह रहा है एक पॉइंट जो कि ग्राउंड पर है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि 15 मीटर फुट ऑफ द टावर से दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ऐसे में जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है टॉप ऑफ द टावर का वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो अब सीधे आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये लिखना जरूरी है, और सिर्फ 3 रेशो पर काम करो, 10 साइन कॉस, बस, ठीक है। BC अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनेगा 1060, क्योंकि ये इनिशियल एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बाकी क्या बचा बेस। व्हाट अबाउट BC, BC is H, AB is 15, 1060 बेटा √3, दिस implies H is equal to 15√3 मीटर। और यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, √3 की वैल्यू दे तो पुट करना है, नहीं तो नहीं पुट करना। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट इन नियरेस्ट डेसिमल, तब भी आपको रूट की वैल्यू को रखना है।
और कुछ नहीं बोलता तो आपको रूट की वैल्यू को नहीं रखना। समझ गए? क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2। अब थोड़ा सा लैंग्वेज और बढ़ेगी, ऐसे करते करते ये डिफिकल्ट होता जाएगा, लेकिन समझते जाओगे तो इजी रहेगा, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। जब हाइट बोल दिया गया तो वर्टिकल है और पोल वैसे भी वर्टिकल ही होता है, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a 1.5 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What would be the length of the ladder that she should use, which when inclined, ये inclined भी एक शब्द है बेटे, inclined an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? और यहाँ पर आपको रूट 3 का इस्तेमाल करना है, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोल है जो कि 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो कहां से नापा जाएगा? ग्राउंड से ही नापा जाएगा। ग्राउंड ये पहले ही बन जाता है, ग्राउंड, और ये हो गया पोल। पोल क्या हो गया? 90 डिग्री। कह रहा है पोल के टॉप से हम 1.5 मीटर नीचे आए, 1.3 मीटर नीचे आए। पोल के टॉप से हम 1.3 मीटर नीचे आए, जहां पर रिपेयर वर्क आपको करना है, सही है? जहां पर रिपेयर वर्क आपको करना है। आपने एक लेडर इंक्लाइंड की, इंक्लाइंड ऐसे लगा दी एक लेडर, सही है? और उस लेडर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, सही है? तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर, यानी ए बी सी, लेंथ ऑफ लेडर हो गया ए सी, इसे वाई ले लेते हैं, और कह रहा है कितने डिस्टेंस पर फुट ऑफ द लेडर आएगा, कहां से? फुट ऑफ द पोल से, उसको हमने एक्स मान लिया, यानी मुझे वाई और एक्स को इवेल्युएट करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप ट्रिग्नोमेट्री कहां लगा सकते हो? जहां पर राइट एंगल हो और स्टैंडर्ड एंगल हो। तो आपको दिख गया राइट एंगल तो ट्राइंगल एबीसी में है और स्टैंडर्ड एंगल आपका सी है 60 डिग्री, सही है ना? दोनों चीजें आपके पास हैं, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली या तो एक साइड की लेंथ दे देगा या इनडायरेक्टली एक साइड की लेंथ दे देगा। ये कुछ सर, हाँ जी सर ये ए बी जो है, लाइन है जो ए हाँ, बी, ये आपने यहाँ पे जो मेंशनिंग करी, एक बार ये दोबारा बता दो। जो ए बी है बेटा, वो कह रहा है कि पूरा जो पोल है, यहाँ एक पॉइंट और लिख देता हूँ, यहाँ डी, पूरा जो पोल है वो बी डी है, और डी जो टॉप है उससे 1.3 मीटर हम नीचे आए, जहां पर फॉल्ट था, और वहां हमने सीढ़ी लगाई है, ठीक है ना? तो ए बी क्या हो गया? ए बी 5 मीटर नहीं है, ए बी है 5 माइनस 1.3, तो यानी ए बी है 3.7, सॉरी 3.7 मीटर ए बी है ना? कम कर दिया। अब आपको एक साइड मिल गई, इनिशियल एंगल मिल गया, एक्स और वाई आप इजीली निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन करने चल रहा हूं। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में आ गए ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी क्या बना? 1060 डिग्री। ए बी अपॉन बीसी बन गया बच्चों 1060 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू है 3.7 और बीसी की वैल्यू है अपने पास, ए बी की वैल्यू 3.7, बीसी इज एक्स, और 1060 कितना हो गया? √3। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3।
ये हमेशा ध्यान रखो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी डिनोमिनेटर में मत रखो, ठीक है, हमेशा उसे रैशनलाइज करो, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। 3.7 √3/3। अब आप √3 की वैल्यू डाल दो, 3.7 × 1.73, बस इतना ही रखना है, और होल अपॉन 3, इसे कैलकुलेट कर दीजिए, x मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं y की। y के लिए हम ले सकते हैं AB, एक गिवन वैल्यू और एक अननोन वैल्यू। AB अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, sin 60। तो AB कितना हो गया 3.7, AC इज y, sin 60 कितना हो गया √3/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, 2 ऊपर आ गया, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 7.4 अपॉन √3 इज इक्वल टू y। रैशनलाइज, वैल्यू पुट करो, आंसर। ठीक है, 15 सेकंड देता हूं, ध्यान से हर चीज समझ लो, और जितने भी तुम लोगों के दिमाग में डाउट बनते हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे, तब करेंगे। क्वेश्चन तो कर लोगे ना आगे कैलकुलेशन। अच्छा, आज जितने बेटे उसके स्क्रीनशॉट से शायद मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया हूं, तो आप लोग वो सारे स्क्रीनशॉट कोई भी एक जो है शेयर कर लेना उस पे, ग्रुप पे, ठीक है सर? हाँ, यहाँ पर आपने y फाइंड करने के लिए AB अपॉन AC लिया है सर, हम BC अपॉन AC ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिया बेटा कि एक जो साइड आपको गिवन है, तो मैंने आपको बस ये रूल समझा दिया कि जो क्वेश्चन गिवन दे उसको यूज करो, और एक अननोन साइड को आप यूज करो, बाकी निकालने के बाद आप कोई भी वैल्यू यूज करो। अब देखो किसी किसी के दिमाग में आएगा सर पाइथागोरस लगा लेते हैं, बिल्कुल लगा लेते हैं, आएगा आंसर, लेकिन ये सब कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बनाएगा। आप देखो इसकी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, तो हम ये कैलकुलेशन क्यों इस्तेमाल करें, इसकी कैलकुलेशन इजी है ना 3.7, तो इसलिए आप बस उसे इस्तेमाल करो जो क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है, हाँ जी रूपांशी। सर जो 3.7 वाला है सर, उसके बाद से एक बार फिर से बता दो। उसके बाद मैंने इसको रैशनलाइज किया बेटे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो रैशनलाइज ऐसे करते हैं, 3.7 √3, √3 × √3 3 हो गया। सर तो ठीक फिर है, हम आपने x था सर नीचे जो मल्टीप्लाई करा सर, उसको भी हम x से डिनोट करेंगे ना कि x = 3.7। ये इसी का तो है, ये इसी की कैलकुलेशन चल रही है आगे। सर तो फिर ये 7.4 वाला = y कैसे आया? तो y भी हमें चाहिए ना, 7.4 में ये 2 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि sin 60 √3/2 होता है, तो 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, और √3 नीचे आ गया, y ऊपर चला गया। अब यहाँ पर भी रैशनलाइज करोगे आप, यस। ठीक है ना। और बताओ किसको क्या डाउट है। ठीक है, क्लियर। अब स्क्रीनशॉट सबको कोई भी एक शेयर कर देना। तो ये काम देता हूं मैं, इसमें स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलो सात्विक, तुमने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं? सात्विक अच्छा क्लास में, ओके। अभिनव, सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं? नो सर, वो कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी तो नहीं ले पाया। अच्छा सर मैंने लिए। तूने लिए हैं, ठीक है, शेयर कर दे सारे ग्रुप में, ठीक है, ओके। तो चलो क्लास एंड कर रहा हूँ, अब अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। सर ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, ये जी बेटा, 6.4/3 आई है, पूरी सॉल्व करनी है या डिवाइड में छोड़नी है? नहीं डिवाइड में नहीं छोड़नी, डिवाइड करना है उसे 3 से। पूरा सॉल्व कर रहे हैं? ओके, हाँ 2 डिजिट तक सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक। और चले फिर लीव करूँ क्लास, चलो बाय बेटा।